लोगों को केंद्र में रख करके ये सारी बातें कही जा रही थी, यानी कि जो हमारे किसान हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, सही मायने में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के अंदर उन किसानों की भूमिका क्या है। दूसरा यह है कि जो योजनाएं अभी यहां पर बताई जा रही थी, या जो सरकार ने कहा, या उनकी तरफ से जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो मंत्री अभी यहां पर हमारे साथ थे, उन्होंने भी किसानों को लेकर के जिन बातों को यहां पर रखा, क्या वाकई में किसानों तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं, और जो नई तमाम सारी योजनाओं को हम लोग देख रहे हैं, लाभ किसानों को कितना मिला है, क्या बदला है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के इस नारे के साथ। इस सेशन की शुरुआत करते हैं। मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं और किसानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पारसनाथ साहू जी, आपके पास आऊंगा मैं सबसे पहले। सर, मुझे ये बताइए, चूंकि आप भी लगातार और बहुत देर से आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपने बहुत लोगों को सुना, लेकिन किसानों को लेकर के जो तमाम योजनाएं यहां पर अभी बताई गई, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में जब हम लोग किसानों को देखते हैं, तो क्या योजनाओं का लाभ किसानों तक सही मायने में पहुंचा है? कैसे देखते हैं किसान होने के नाते? निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं की लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ के किसान कर्ज मुक्त हो गए हैं। आज एक भी आत्महत्या का केस छत्तीसगढ़ में नहीं है। लोग कर्ज में जीते थे, कर्ज में मरते थे। आज स्थिति इतना सुदृढ़ है कि राजीव गांधी न्याय योजना कहो, जिसे कर्ज माफ हुआ, इसका लाभ मिल रहा है। ऊपर से हमारे साथी कृषि मजदूर थे, उसको भी लाभ मिल रहा है। और किसानों की आय काफ़ी बढ़ी है और काफ़ी बदलाव किसानों के जीवनचर्या में देखने को मिल रहा है। श्रवण चंद्राकर जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या किस तरीके से आप देखेंगे, खासतौर से जब हम लोग देखते हैं किसानों की भूमिका को, श्रवण चंद्राकर जी, तो क्या आपको लगता है कि वो जो तमाम योजनाएं भी बताई जा रही थी, सही मायने में उसका लाभ मिला है? ये बात तो सही है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार, जो भूपेश बघेल की जो सरकार है, जो किसानों के लिए काम किया है, वो क्रांतिकारी कदम है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई सरकार नहीं है जो काम भूपेश बघेल ने किया है। चाहे किसान का कर्जा माफ़ी हो, चाहे किसान के धान का 25 रुपये में खरीदी हो, बिजली बिल हाफ हो, और बहुत सारी योजना, चाहे गौठान की योजना हो, बहुत सारी योजना इस सरकार की जो है, जिससे आम किसानों को लाभ, डायरेक्ट लाभ सरकार के द्वारा मिला है। इसमें नहर पानी भी माफ़ किया है। इसके अलावा गौठान के माध्यम से जो महिला समूहों को जो काम मिला है, वर्मी कंपोस्ट जो आज 10 रुपये किलो में जो बिक रहा है, तो मैं कहीं पर देखा हूँ बहुत सारे गौठान ऐसे हैं जहाँ पर 500 कुंटल 700 कुंटल वर्मी कंपोस्ट अपने सोसाइटी के माध्यम से बेचे हैं और उसके खाते में विधिवत पैसा भी आया है। तो इसके माध्यम से उस महिला समूह को भी एक रोजगार मिला है और एक काम मिला है। उस जगह पर, उस गौठान के अंदर मुर्गी पालन भी हुआ है, बकरी पालन के भी काम चल रहा है, और मशरूम का भी काम चल रहा है, नीलगिरी से तेल निकालने का भी काम चल रहा है। ये सारे गौठान में ये काम चल रहे। बहुत सारे गौठान जिसका मैं निरीक्षण किया, मेरे ख्याल से मैं 15-20 गौठान में गया हूँ, जहाँ पर इस तरह से लाभ, सरकार की जो योजना के जो लाभ है, महिला समूह को भी मिला है। और इससे जिसके पास गौ माता नहीं है, वो भी महिलाएं बाहर घूमकर, मतलब गोबर को इकट्ठा करके वहाँ पर भी गौठान में अपना 2 रुपये किलो में गोबर को बेचते हैं। उनका भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ, और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कहो, उस महिला समूह को भी मिलता है। एक दिन में अगर वो एक झौवा गोबर अगर बिल लेता है, तो उस एक झौवा गोबर कम से कम 25 किलो होता है, 50 रुपया उनको हो जाता है। और 2 झौवा अगर गोबर बिल लिया तो कम से कम उसको 100 रुपये का आमदनी बन जाता है। तो एक गांव में रहने वाला अगर जो महिला है, उसको अगर 50 से 100 रुपये अगर प्रतिदिन गोबर बीन के अगर लाता है और मिल भी जाता है, तो ये उसके बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा बात ये है मशरूम पालन का। आज महिला समूह जो मशरूम पालन जो कर रहा है, वो भी बाजार में 75 से 80 रुपये मशरूम का किलो बेच रहे हैं। उसको भी उसमें एक लाभ मिलत है हमें, है ना। इसके बाद कुक्कुट पालन है, मतलब तुम्हारा मछली पालन की भी काम चल रहा है, मुर्गी पालन के भी काम चल रहा है, बकरा पालन की। तो एक बकरा का कीमत आज कम से कम 5,000 रुपया है, 5 से 10,000 रुपया है। मुर्गी का भी कीमत कम से कम 150 से 200 रुपये किलो है। इस तरह से जो काम जो चल रहा है, तो ये जो सरकार की जो योजना है, इसका प्रत्यक्ष लाभ महिला समूह को भी मिल रहा है। और बाड़ी के जो काम है, तो बाड़ी में काम करने वाला जो एक अलग समूह है, वो भी महिला समूह है। वहाँ भी 15 लोग 20 लोग का एक समूह है, 2 समूह 3 समूह इसमें काम दिया है। तो बाड़ी से भी सब्जी उगाकर भी बाजार में अपना सब्जी बेच रहे हैं, वहाँ पर भी उस महिला समूह को इसका लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से जो सरकार की जो योजना का जो लाभ है, लगभग 100%
उस ग्रामीण अंचल में जीने वाले उस सामान्य महिला समूह या और जो अन्य लोग हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिल रहा है। जनक राम जी, देखिए यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि स्कीम्स भी कह रहे हैं, बता रहे हैं भाई किसान हैं, अगर उनको सच में लाभ मिल रहा है तो उन बातों को वो रख रहे हैं। लेकिन ये क्या जो चीजें हैं ये अभी जो मौजूदा सरकार आई है उसके बाद ही चीजें बदलती हुई शुरू हुई हैं, या बहुत सारे अभी हमारे साथ जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने कहा कि साहब जमीन तो हमने तैयार करी, अब जो सरकार बदली, सत्ता बदली, तो उन चीजों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। कैसे देखते हैं इन योजनाओं को? क्या वाकई में सही मायने में आप तक भी लाभ पहुंचा है वो? नहीं, निश्चित रूप से ये सरकार बना है तब से ये योजना लागू किए हैं। छत्तीसगढ़ का सरकार बना है, छत्तीसगढ़ के किसान सरकार बना है, तब से छत्तीसगढ़ समृद्ध हुआ है। और जो योजना चल रहा है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ियों को मान बढ़ाने का जो काम किया है वो भूपेश सरकार ने किया है। निश्चित रूप से कर्जा माफ, पानी भरना माफ, बिजली बिल हाफ, और जो अभी राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो 9,000 रुपया 4 किस्त में दे रहे हैं वो समय समय पर किसानों को मिल रहा है। एक किस्त में अगर देते तो एक मुश्त खर्चा हो जाता था और वो फालतू खर्चा में चले जाते थे। अभी टाइम में, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में त्योहारों का सीजन है, ये पूरा 3 महीना त्योहारों का सीजन है। तो अभी हरेल त्योहार आ रहा है और सामने तीजा पोरा है, बेटी बहनी का त्योहार जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा मानते हैं। उसमें एक किस्त दे देंगे तो वहाँ बहुत अच्छा काम आ जाता है। रहा आगे दिवाली है, उसमें एक किस्त मिल जाता है। फागुन त्योहार है, उसमें मिल जाता है। तो ये पैसा बट के मिलता है, तो ये किसानों का सही उपयोग हो रहा है और बहुत समृद्ध हुआ है किसानों इनसे। गोविंद राम चंद्रकर जी, क्या आपको भी लग रहा है कि ये जो योजनाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी आपके 3 साथी हैं भाई किसान हैं, सबने बताया कि उनको इस योजना का या इस स्कीम का लाभ मिला, क्या वाकई में वो योजनाएं सही में पहुंच नहीं? क्योंकि योजनाओं के बारे में तो हम लोग बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी सरकारें आती हैं, हर सरकार आके कहती है कि हमने ये योजना बनाई है, किसानों के लिए है, गरीबों के लिए, तमाम तरह की बातें होती हैं। किसानों की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी शिकायत किसानों की ये होती है कि योजनाएं तो बनती हैं लेकिन पहुंचती नहीं है उन तक, ना वो उसका लाभ ले पाते हैं। क्या वाकई में सरकार के अंदर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो बात हो रही थी उसमें किसान साथ में हैं, किसानों का ध्यान रखा गया है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? ये योजना अभी हमार जौन भूपेश बघेल कांग्रेस के सरकार जब से आई और तब से हमला किसान ला बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। ये बात ला तो सिर्फ बीजेपी वाला मन के थे, रमन सिंह पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके, वो आदमी ये के थे कि कर्जा माफ होच नहीं है, ना 2500 रुपया देवत नहीं है। वो खुद बोलते ये मना सिर्फ ये जद का आरोप लगाते तो बीजेपी वाले मन लगाते। अब मैं सीधा छत्तीसगढ़ में बात करा था और एक चीज बता देता हूँ, हम ना चारों जन किसान आंदोलन वाला है और किसान नेता है। राष्ट्रीय लेवल में भी हमारे मन के नाम चलते, वहाँ हम राष्ट्रीय लेवल के मीटिंग में जाते हैं जहाँ 18 राज्य के किसान मनाते। वहाँ जब हमारे भूपेश बघेल कांग्रेस के सरकार के गठन हुई तो वो समय हमारे दिल्ली में अधिवेशन हुई किसान मन के, 18 राज्य के किसान मना रहे हैं। हम जब अपन सरकार के बारे में बोले कि कर्जा माफ के बात यहाँ करता तुमन राष्ट्रीय लेवल में कर्जा माफ, हमारे भूपेश बघेल पूरा टोटल कर्जा माफ कर दी, पुराना नवा अभी वर्तमान में लेन तो और हमला 2500 रुपया नगद भी दे दी धान बेचन तेकर। हमला छत्तीसगढ़ वाला जतका किसान के रहे हैं अदर हमला उठा दी 18 राज्य के किसान मन। इतना ताजिब के बात करीस कि इतना मुख्यमंत्री ने किसान के हित में जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। हम तो हर मुख्यमंत्री से मिलना चाहता और मिले पर भी आ रही से ओकर से फोन में बात करी। 18 राज्य के किसान खुश हो गए, ऐसे मुख्यमंत्री हर जगह मिलना चाहिए, किसान के हित में जो काम कर रहे थे कर लीजिए।
पारसनाथ साहू जी, क्योंकि किसानों की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, हालांकि कुछ योजनाएं जिनको आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से आपको लाभ मिला, या जो छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो संबल बन रहा है, सशक्त बन रहा है, लेकिन समस्याएं किसानों के सामने रहती हैं। अभी भी इतनी स्कीम्स के बाद भी आपको लगता है कि किसान की कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको, चूंकि मौजूदा सरकार आप लोग कह रहे हैं कि आपकी बातों को समझ रही है, आप लोगों के लिए स्कीम बना रही है, तो कोई ऐसी कमी आपको नजर आती है या कुछ आपको लगता है कि जो और होना चाहिए किसान को, अगर वाकई में आपको सशक्त बनाना है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं बता देना चाहता हूँ, हमको 2500 मिलने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हैं, और उसका प्रमुख कारण ये है कि धान की जो, हम प्रमुख धान उत्पादक हैं और धान उत्पादन में प्रति क्विंटल 2800 से 29 रुपये प्रति क्विंटल आता है। तो हर सरकार, मैं नहीं कहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार, मैं भारत सरकार को भी इस मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसानों को उद्धार करना है तो उसकी लागत आप निकालिए। आज 2800 से 2900 रुपये लागत आती है और हमको अभी मिल रहा है 2500। हाँ, इस साल हमको 2640 रुपये मिल जाएगा। ये हमारा समाधान नहीं है, ना हम संतुष्ट हैं। आप लागत में कितने ज़्यादा लाभांश दे सकते हैं? अभी मोदी जी ने कहा था कि हम आय का 1.5 गुना कर देंगे या 2 गुना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। किसानों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम किसान हैं, हम बाद में किसी भी राजनीतिक दल से रहेंगे, तो किसानों के जो असली उपज है उसका वास्तविक कीमत मिलना चाहिए, तब छत्तीसगढ़ के किसान और पूरे भारत के किसान संतुष्ट होंगे और पूरा किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। तो इस पर सभी सरकार का ध्यान रहना चाहिए। और जैसे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मिलता है, उसी तरह हम चाहते हैं कि एक ठोस नीति बने, एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले, उसकी खरीदी का भी एक प्रावधान हो, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है उसके अनुरूप हर साल 10% उसमें वृद्धि का प्रावधान हो। अब ये छत्तीसगढ़ के किसान नहीं, पूरे भारत के किसानों की मांग है, इसको नज़रअंदाज ज़्यादा दिन तक नहीं किया जा सकता। सर, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि जो बात कह रहे हैं, क्योंकि किसानों के साथ समस्या तो है, ऐसा तो नहीं है कि किसान के पास समस्या नहीं है, इतनी स्कीम्स हैं, आपने कहा कि आपको उसका फायदा भी मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि लागत हम लोग देख रहे हैं कि रोजाना बढ़ रही है। डीजल का दाम बढ़ रहा है, आपको जो भी आप लोग काम कर रहे हैं उन हर चीज के दाम हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब जो लागत आपको मिल रही है उसके हिसाब से जो एमएसपी तय कर देते हैं या कुछ सपोर्ट आपको जो करते हैं, फिर भी आपको कमी क्या नजर आती है? आपको क्या लगता है कि ये चीज है जिस पर फोकस कम से कम सभी सरकारों को करना चाहिए? क्या कमी आपको नजर आती है और आप क्या चाहते हैं कि सरकार करे? इसमें मेरा मत ये है, क्योंकि जब का भी सरकार बने हैं, चाहे केंद्र में बने हैं चाहे राज्य में बने हैं, समर्थन मूल्य बढ़ाए के काम सेंट्रल गवर्नमेंट के, और जिन स्तर पे महंगाई बढ़ते, जिन स्तर पे डीजल के दाम बढ़ी से अन्न महंगाई बढ़ी, वो स्तर में किसान के समर्थन मूल्य ला बढ़ाना केंद्र की जिम्मेदारी बनते। चूँकि राज्य की जिम्मेदारी है समर्थन मूल्य की नहीं बने। राज्य सरकार जिन बोले कि मैं तोला बोनस दूँ 9,000 रुपये एकड़ या 10,000 रुपये एकड़, एकर पालन तो राज्य सरकार कर दिस, परंतु समर्थन मूल्य बढ़ाए के जो जिम्मेदारी है 100% केंद्र सरकार के है। तो हम भारत सरकार ने भी ये बोलना चाहतन इस मंच के माध्यम से कि जिन स्तर में महंगाई बढ़ते वो स्तर में हमार अनाज के समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए, और जब तक अनाज के समर्थन मूल्य नहीं बढ़ी तब तक किसान वो महंगाई के सामना नहीं कर सके। आज कर्मचारी, चाहे उद्योगपति, चाहे व्यापारी, जो भी है, कर्मचारी ला टीएडी मिल गए, उनमें संतुष्ट हो गए। व्यापारी ला जो एमआरपी रेट बना के दी ओकर से संतुष्ट हो गए, परंतु किसान ला अंतिम में वो बाजार में जायल पड़ते। ओकर जब समर्थन मूल्य बढ़ी, ओकर न टीएडी नहीं है न एमआरपी नहीं है, ओकरो धान के समर्थन मूल्य ला या ओकरो धान के दाम ला सेंट्रल गवर्नमेंट तय करते। तो वो जेन अनुपात में ओकर मन के तय करते, वो अनुपात में सरकार ला भी किसान के अनाज के दाम ला मद्देनजर और महंगाई में रखते हुए वो दाम ला बढ़ाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ला, तब जाके किसान वो महंगाई के सामना कर सकी। अदरवाइज किसान फिर वो पीछे रास्ता में आ जाही। अगर किसान ला सचमुच अगर ये देश में ऊपर उठाना मैं एक चीज वो बताना चाहता हूँ, सब सन 2014 के बाद ये देश कृषि प्रधान देश है। जे दिन विश्व के अर्थव्यवस्था खराब रही से
वो दिन सन 2014 के पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह रही थे, वो दिन ये देश के अर्थव्यवस्था ला डॉक्टर मनमोहन सिंह बना के रखी। काबर चूंकि ये कृषि प्रधान देश है, पर विश्व के अर्थव्यवस्था जरूर बिगड़ के, पर ये देश भारत देश के अर्थव्यवस्था सुधरे अवस्था में रही से। जहाँ तक मैं टीवी और मैं यहाँ अखबार के माध्यम से बात मैं आप लोग बतावा था। तो वो समय भी मनमोहन सिंह के शासनकाल में भी 10 साल के शासनकाल में भी 950 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ी थे। आज भी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कभी 50 रुपये बढ़ते, साल तो 100 रुपये भी बढ़ा है। पर जिन स्तर में महंगाई बढ़े है वो स्तर में हमारे धान के मूल्य नहीं बढ़े। तो अगर सचमुच किसान ला अगर देश में सक्षम देखना चाहते सरकार हा, चाहे ककरो भी सरकार रहे, वो सरकार के काम है कि अनाज के मूल्य ला ओकर टीएडीए जिन रूप में बढ़ते वो रूप में बढ़ाना चाहिए। ये बात मोर यही विषय है। ठीक है सर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ सारी चीजों का हल ये है कि हम लोग एमएसपी का दाम बढ़ा दें, या जो आपकी लागत है उसकी कॉस्ट बस निकल आए? किसान को अगर सशक्त बनाना है तो जो उसको आधुनिक खेती के साथ जोड़ने की बात जो हो रही है, या फसल डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विविधता लाने की जो बात हम कर रहे हैं, क्या इन सारी चीजों को भी आपको लगता है कि जरूरी है? जब तक किसान इस चीज को नहीं समझेगा कैसे उसकी समस्या दूर होगी? किसान लोग आधुनिक खेती में जा भी रहे हैं। और एक चीज तो पहले मैं कहना चाहता हूं, जब से रमन सिंह सरकार बना था, बीजेपी का सरकार यहाँ 2008 से 2017 तक हम लोग छत्तीसगढ़ में जबरदस्त आंदोलन किए हैं। आंदोलन करते थे, उस समय हम लोग को इतना जेल के अंदर में ठोस देते थे, और इसी के कारण करते थे आंदोलन। पहले वो 2008 में घोषणा किया था 270 रुपया किसान को दूंगा, इसके लिए आंदोलन हम लोग किए। बिजली बिल के लिए आंदोलन किए, किसान को पंप का बिल माफ होना चाहिए, लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया। उसके बाद 2014 के चुनाव में इसने बोला था 300 रुपया बोनस दूंगा और 2100 रुपया में धान खरीदी करूंगा। इसके लिए लगातार आंदोलन किए, लेकिन इसने न 2100 में धान खरीदा, न 5 साल तक हमको बोनस नहीं दिया। नहीं, आपका प्रश्न फसल चक्र परिवर्तन से था। हम किसान तैयार हैं, मोदी जी बना करके लाए, चाहे भूपेश बघेल बना के लाए, हम फसल चक्र परिवर्तन के लिए तैयार हैं। हमारी आय सुनिश्चित होनी चाहिए, इस बात पर वो लोग ध्यान नहीं देते। नहीं, लेकिन ये कैसे होगा ना, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखिए आप लोग भी किसान हैं, आप लोग खेती के साथ जुड़े हुए हैं। डाइवर्सिफिकेशन होगा तभी तो जो चीज है उसका सही मूल्य मिल सकेगा। अब एक चीज जो पारंपरिक खेती में हम लोग देखते हैं, जैसे चावल के लिए हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं इसको। अब सिर्फ धान ही अगर किसान उगाएगा तो फिर आपको लगता है कि वो समस्या दूर हो सकती? खेती के फायदे के साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे कैसे होगा? क्या तैयार हैं किसान इसके? बिल्कुल हम तैयार हैं, किंतु हम बोल रहे हैं ना, जैसे हम धान के जगह हम गन्ना ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, उस बीज से व्यापार तक की तो शासन को रिस्क लेना चाहिए ना। हम तैयार हैं, हम 2000 घाटा भी खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम समझते हैं अगर पूरा देश की किसान धान उत्पादन करेगा, अंत में सड़ना पड़ता है। हम उस बात को समझते हैं, पर शासन ये क्यों भूल जाती है, कुछ भी योजना बना देती है, उसके घाटे नफे का भी ख्याल रखना चाहिए। आप फसल बीमा को देखिए, आज किसी को लाभ नहीं मिलता, जहाँ दे देते हैं खैरात टाइप का दे देते हैं। फसल बीमा अगर लागू करना है तो जैसे मोटरसाइकिल एक्सीडेंट होता है, जितने % डैमेज होता है उसका उस टाइप का होना चाहिए। तो वो बोल देते हैं, पहले तहसील को इकाई मानते थे, आज गांव को इकाई मानते हैं। हम कहते हैं खेत को इकाई मानिए। और उसके तो अभी जो असेसमेंट होता है जब फसल खराब होती तो उसका भी तो असेसमेंट होता है ना, उसको भी तो एक बार आके देखते हैं कि कितना खराब, उसके हिसाब से होता है। कैसे देते हैं? पिछले साल बेमौसम बारिश से हमारी फसल क्षति हुई, मैं उसके सुपरवाइजर को बार बार फोन किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो देखने तक को नहीं आए। मतलब बहुत खामी है सर इसमें। किसानों को पता नहीं होता कि कौन सी कंपनी उसकी फसल की बीमा किया है, हम उसकी फरियाद लेकर के कहाँ जाएं। ये बहुत सारी त्रुटि है और बहुत सारे सुधार करना पड़ेगा। और कृषि की हालत या किसानों की हालत सुधारना है तो किसी एक राज्य या किसी एक मंत्री के बस की बात नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार को मिलके किसानों के साथ मिल बैठ करके योजना बनाना चाहिए, तभी किसान समृद्ध होगा और देश समृद्ध होगा। अब सर जैसे कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर बनाना चाहिए, तो आपको कहाँ कमी लगती है? क्योंकि राज्य सरकार की तो स्कीम्स आप लोग कह रहे हैं कि आपको फायदा मिल रहा है, तो क्या केंद्र से कुछ कमी हो रही है या क्या असल वजह इसके पीछे आप देखते हैं? इसमें ये है,
कुछ चीज़ राज्य सरकार के अधीनस्थ में है और कुछ चीज़ केंद्र सरकार के अधीनस्थ में है। जो चीज़ केंद्र सरकार के अधीनस्थ में है उसको मैं राज्य सरकार को नहीं बोल सकता, और जो राज्य सरकार के अधीनस्थ में है उसको मैं केंद्र सरकार को नहीं बोल सकता। जैसे आज फसल बीमा की बात कही, तो फसल बीमा जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम से होता है। किसान के खाते से प्रीमियम बैंक वाला काट के दे देता है बीमा कंपनी को, और उसका एक बंदा एक ब्लॉक के लिए अधिकृत रहता है, और एक ब्लॉक में कम से कम 150 से 200 गांव के बीच में आते हैं। जब क्षति होता है तो वो व्यक्ति खुद नहीं आ पाता, और जो टोल फ्री नंबर दिया रहता है उस टोल फ्री नंबर को टोटली बंद कर देता है। इसके उपरांत आरओ और पटवारी, जिनको हम बोलते हैं कि आप लोग बीमा करने के लिए बोले थे, आप लोग बीमा किए हैं, तो आप उसको टोल फ्री नंबर में हमारा संदेश भेजिए और आप हम उसको वहाँ तक पहुँचाइए। तो वो क्या करता है, वो भेजता जरूर है, आरओ पटवारी भी भेजता है, परंतु उसकी बात को ये बात करके दरकिनार कर देता है कि हमने इस फसल का निरीक्षण नहीं किया है, और उससे प्रीमियम तो ले जाता है, परंतु किसान का जो वास्तविक फसल जो नुकसान हुआ है उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता। एक प्रकार के जो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो है व्यवसायीकरण हो चुका है। मतलब मैं 100 रुपया बीमा लूंगा तो 10 रुपया बांट दूंगा, तो ये कह दूंगा कि मैंने यहाँ पर 10 रुपया दिया है और 90 रुपये उसके जेब में चला जाता है। तो इसमें यह होना चाहिए कि किसानों की सहमति से बीमा होनी चाहिए, किसानों की सहमति से उसके खाते से प्रीमियम कटना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर उसका जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए कि जिस भी किसान का अगर फसल खराब हो जाता है 4 लाइन तहसीलदार को लिख के दे, चाहे ब्लॉक में सीओ को लिख के दे, चाहे कृषि विस्तार अधिकारी को लिख के दे, चाहे आपके एपीओ को दे, चाहे एसडीओ को दे, चाहे कलेक्टर को दे, किसी ब्लॉक स्तर में एक विहित अधिकारी होना चाहिए। और दूसरी बात जो है कि आज फसल चक्र परिवर्तन की जो आपने बात कही है, बात सही है। हम जानते हैं कि आज 25 रुपये हमको धान का कीमत हमको भूपेश बघेल की सरकार में जरूर मिल रहा है, पर दूसरे राज्य में अगर हम जाएंगे तो 1500, 1600, 1700 रुपये में धान बिक रहा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के किसान की खुद किस्मत है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और हमारा मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, इसका हमको लाभ भी मिल रहा है। परंतु फसल चक्र परिवर्तन जरूरी है, इसलिए कि दलहन और तिलहन में जब जाएंगे तो हमको वहाँ पर 5,000, 6,000 रुपये कुंटल का लाभ मिलता है, उसका हमारा दाम मिलता है। परंतु उस जगह पर हमारा जो खेत बना है या हमारी जो व्यवस्था है उस फसल चक्र परिवर्तन के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मैदानी इलाका है वहाँ पर बारिश अधिक होता है, और उस बारिश होने की वजह से हम फसल चक्र परिवर्तन बरसात में नहीं कर सकते। अगर हम फसल चक्र परिवर्तन करने की अगर प्रयास करेंगे तो हमारा फसल नुकसान हो जाएगा, तो उसकी भरपाई करने के लिए हमारे साथ कोई सरकार को खड़ा रहना होगा, तब जाके हम उस फसल चक्र परिवर्तन में हम एक बार रिस्क ले सकते हैं। और जब तक हमारे उस फसल चक्र परिवर्तन करेंगे और कोई सरकार हमारे साथ खड़ा नहीं रहेगा, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, और उसका फसल का क्षति का जब लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि किसान का एक लिमिट आय है और लिमिट आय के अंदर उसको 12 महीना का निस्तारी और जीविकोपार्जन करना रहता है। अगर उसकी आय खत्म हो गई तो ये समझ लेना कि किसान जो है 2 साल ऊपर नहीं उठ सकता। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही। क्या किसान से कभी इन सारी चीजों पर कोई राय ली जाती है? क्योंकि जो बात सर कह रहे थे या जो सर ने भी कही कि हम लोग तैयार तो हैं, रेडी तो हैं, लेकिन आप हमको एक खाका तो दीजिए कि आप क्या करने वाले हैं। अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आप कह रहे हैं फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए कि हम प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग फसल डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो हमको उल्टा नुकसान हो सकता है। क्या किसानों से वाकई में कभी कोई बात होती है स्कीम बनाने से पहले, या यही सबसे बड़ा कारण आपको नजर आता है कि इसका फायदा नहीं मिलता? सर, आपसे मेरा सवाल। ये स्कीम बनाने समय किसानों से कोई चर्चा नहीं होता है। अभी बीमा की बात बता रहे थे, अभी ऐच्छिक कर दिया है बीमा को, है? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूँ, चाहे केंद्र को हो राज्य को हो। अभी तो आप कह रहे थे कि भूपेश बघेल जी की सरकार से आपको वो फायदा है, हुआ, किंतु बातचीत में हाँ। आज सवाल उठा ना, अगर अभी कोई भी योजना बनाने के पहले किसानों से चर्चा करे तो योजना फेल नहीं होगा। आज हम देखते हैं किसानों से कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो ये जो योजनाएं अभी व्यवस्था बनाई होनी छत्तीसगढ़ चाहिए। सरकार ने, जिसका फायदा भी आप लोग बता रहे थे कि मिला है, तो फिर वो कैसे हुआ?
किसी के साथ तो चर्चा की गई होगी, जो योजना बनाई छत्तीसगढ़ सरकार ने जिसका लाभ मिल रहा है किसानों को, तो क्या उसमें किसानों से कोई बातचीत नहीं हुई? किसानों का कोई राय मशवरा नहीं हुआ? नहीं, यहाँ तो अभी चल रहा है, लगभग ठीक चल रहा है। जैसे बहुत सारी योजनाएं केंद्र के ऊपर है, जैसे एमएसपी के ऊपर है, पूरा देश भर किसान आंदोलित है। प्रधानमंत्री जी खुद बोले थे कि मैं एसपी पर कानूनी एक समिति बनाऊंगा। आज क्या हाल है, 700 किसान की मौत हो गई, 13 महीने आंदोलन चला, आज भी वो टाल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है किसानों से चर्चा। जी बिल्कुल सही बात है। अभी आपने एमएसपी की जो की बात की, तो अभी एमएसपी को लेकर के भी जो कमेटी बनाई गई उसमें भी जो आपका संयुक्त किसान मोर्चा है उसने कहा कि वो एमएसपी की कमेटी को मानता नहीं है। जब शामिल नहीं होंगे, बातचीत नहीं करेंगे, डायलॉग के टेबल पर नहीं बैठेंगे तो कैसे हल निकलेगा? और एमएसपी वाला मामला कैसे संभलेगा? क्यों इसका विरोध है फिर एमएसपी की कमेटी का? नहीं चाहते। तोमर जी बोल रहे हैं मैं एमएसपी की कानूनी गारंटी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। शुरू से वो नहीं चाहते कि कानूनी गारंटी मिले एमएसपी पर, वो शुरू से नहीं चाहते। इसीलिए हम कमेटी तो इसीलिए बनाई गई ना, कमेटी की जो संस्तुति होगी उस पर आगे सरकार विचार करेगी। इसमें जितने भी विरोध किए थे आज उसी को समिति में रखे हैं, चाहे जितने भी नाम ले लीजिए। इसमें तो एसकेएम के सिर्फ तीन है ना, और बाकी तो वही लोग हैं जो 3 काले कानून लाए थे जिसको सपोर्ट में सब खड़े थे। आज वही लोग हैं तो कैसे विश्वास करेंगे? सर, क्या यही वजह है कि एमएसपी की ये जो कमेटी उससे किसान को ये ऐतराज है, या कुछ और कारण भी देखते हैं आप? नहीं, इसमें ये है, सरकार केंद्र में जब सन 2014 में जब सरकार का परिवर्तन हुआ, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसने एक बात कहा था कि मैं स्वामीनाथन कमेटी लागू करूंगा। एग्रीकल्चर में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और बहुत सारे कमेटी लागू हुए हैं, तो पर जब उसने अपने जबान से मुकर गया कि स्वामीनाथन कमेटी जब लागू नहीं किया, आज 7 साल बाद जब किसान आंदोलित हुए और जब 1300 किसान मर गए, तो उस समय कहता है कि मैं एक कमेटी बनाऊंगा। भाई, आप जो बात बोले हैं उसके अनुरूप कितना प्रतिशत उसमें घटता है और कितना प्रतिशत उसमें बढ़ता है आप बना दीजिए, भाई स्वामीनाथन कमेटी ही वैलिड हो जाता है। परंतु बात यह है कि एक तरफ किसान को बुलाते हैं और किसान से चर्चा भी नहीं करता। जब किसान, चाहे मेरा कोई भी किसान साथी हो, सेंट्रल में कहीं पर भी मेरा किसान साथी हो जिसने आंदोलन में भाग लिया है, जिसने बात किया है, जिसमें उसको बुला के चर्चा करना चाहिए कि हम सचमुच हमारे फसल का दाम क्या होना चाहिए। परंतु आपने जब स्वामीनाथन कमेटी का जब विरोध कर दिया, आपने बोल के लागू नहीं किया, तो कैसे मालूम होगा कि आप पुनः इसमें इसको बोल के फिर लागू कर दोगे? या हम किसान बताएंगे कि ऐसा होना चाहिए, 2000 होना चाहिए कि 3000 होना चाहिए कि 3500 होना चाहिए, तो कैसे आप बात मान लोगे? तो एक टेबल में सरकार जो है बैठने के बाद किसान से चर्चा करने के लिए राजी नहीं होता, और बहुत सारी किसान के लिए जो योजना भारत सरकार जो बनाती है तो उसका कोई मतलब नहीं। आप कितना भी सब्सिडी दो, इसमें सब्सिडी दो, उसमें लाभ दो, उससे क्या मतलब? हमको आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो हमारा समर्थन मूल्य में आप दीजिए। समर्थन मूल्य अगर हमारा, हमको अनाज का दाम मिल जाएगा तो हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे और अन्य सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जहां तक मत है कि टेबल में किसानों को बिठाना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो हमारे विशेषज्ञ उनको बिठा के एक चर्चा करना चाहिए। जो भी राज्य सरकार की योजना है लागू करना है उनको भी करना चाहिए, और सेंट्रल की गवर्नमेंट को जो लागू करना है उसमें भी किसानों को बैठ के चर्चा करना चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है सर, आपको भी यही लगता है कि एमएसपी की जो हम लोग देख रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए ये जो कमेटी बना दी गई, किसानों ने उसको लेकर ऐतराज जताया कि जो लोग इसका अभी तक पक्ष ले रहे थे आज उसको कमेटी के अंदर आपने रख दिया, यही वजह मानते हैं कि किसानों को सही मायने में जो दिक्कतें हैं वो पेश आ रही हैं? इसके पीछे कुछ और कारण भी आपको दिखता है? असल वजह क्या है, क्या नजर आती है आपको? मेरे को ये है, छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसने हम लोगों को जब अपना घोषणा पत्र तैयार किए तो सहयोग लिए थे हम किसानों से, और इसके बाद हमारे कृषि मंत्री भी बोले थे कि आप लोगों का किसान का हम सबका विचार लेंगे और किसान को बुलाएंगे। लेकिन उसी समय कोरोना काल होने के कारण 2 साल का समय निकल गया, अब ये चुनाव के समय हो गया तो कृषि मंत्री हमारे ऊपर ध्यान नहीं लगा रहे, और ये भी राज्य सरकार का गलती है। किसान संगठन वाले को बुलाना चाहिए और कोई भी कानून बनाने के लिए किसी हित में और हमसे सहयोग लेकर बनाना चाहिए।
चलिए, आपकी इसी बात के साथ ये सत्र में यहीं समाप्त करूंगा। हालांकि किसान बड़ा बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और वही बात आपने देखी, शुरुआत में कुछ स्कीम्स अच्छी थी तो उनको बेबाकी से यहां पर किसानों ने ये भी कहा ये अच्छा है, जो कमियां हैं उनको भी यहां पर किसानों ने बताया और अब उम्मीद यह है कि सरकारों को जो सजेशन यहां पर किसान दे रहे थे, सरकार उस पर कुछ विचार करेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना समय निकालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आएंगे। Presented by Chhattisgarh Government. Associate sponsor Amrita Hospital, Faridabad. Embrace Good Health. CVRU, Dr. CV Raman University. Partner Asma Builders and Colonizers Limited. Hospitality partner Piccadilly.